दल बदलू नेताओं का दौर हुआ शुरू। 2022 में होंगे विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी के 100 से अधिक नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। देहरादून के IRTD ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का होगा आयोजन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को किया संबोधित। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल गढ़वाल पहुंचे। गणेश गोदियाल ने आयोजित यूथ सम्मेलन में की शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष ने कई प्रतिभागी युवकों को किया सम्मानित। और 1 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी दौरे पर पहुंचेंगे गढ़वाल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कसी अपनी कमर। दौरे को लेकर किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से सामने आई है। आपको बताएं कि पीएम मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली नवरात्रि पर पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट का जो है उद्घाटन करेंगे। केदारनाथ में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी देहरादून और केदारनाथ दौरे पर आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऋषिकेश में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। नवरात्रि के पहले सप्ताह पीएम मोदी देवभूमि उत्तराखंड आ सकते हैं। केदारनाथ में तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई है पीएम मोदी के आगमन पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड से ही निकलकर सामने आई है। आपको बताएं कि 8 अक्टूबर से शहीद सम्मान यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, सम्मान यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी तेज कर दी गई है और सभी इंतजामात कर लिए गए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों की समीक्षा भी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश और जरूरी आदेश भी दे दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो वहीं उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इन्हीं तैयारियों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी शक्ति केंद्रों के संयोजक और प्रभारियों को संबोधित किया है। इस मौके पर IRTD सभागार सर्वोचौक देहरादून में कार्यक्रम का जो आयोजन था वो किया गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम जो पार्टी के शीर्ष नेता जो थे उन्होंने प्रतिभाग किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसका लाभ जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जरूर मिलेगा। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबको जो है एक तरह से मार्गदर्शन मिलेगा और हमारा जो सबसे निचली इकाई है बूथ से ऊपर हमारे शक्ति केंद्र हैं, मंडलों से ऊपर शक्ति केंद्र हैं, तो उन सभी के साथ जो है संवाद होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारा संगठन पन्ना प्रमुख तक है, सभी में एक नई ऊर्जा और नया उत्साह का संचार होगा। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे जो भी बूथ के इंचार्ज हैं
शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनकी सराहना भी की है और अनेक योजनाओं को लेकर वो मध्य जनता के बीच में जाते हैं। पहले कोरोना काल के अंदर भी और पूर्व के अंदर सेवाई संगठन के माध्यम से जनता के बीच में भोजन देना और जो केंद्र सरकार की योजनाएं, हमने शौचालय दिए हैं, हमने गैस दी है, हमने मकान दिए हैं, इन सबको राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में ले आकर उनको बताना है कि यही पार्टी एक सेवा से भाव करने वाली बात है। बाकी सब सत्ता लोलू। तो वहीं विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। हरिद्वार जिले के आम आदमी पार्टी के 100 से अधिक नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल कौशिक और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी के 29 पदाधिकारी और 75 कार्यकर्ता जो थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रेरित होकर लगातार जो लोग हैं वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के 75 से ज्यादा लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। दुष्यंत गौतम जी उपस्थित है। 30 कार्यकर्ता 29 पद वाले पदाधिकारी 29 हैं, 29 और टोटल 70 कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। आपको ये बताते चलें कि हरिद्वार में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के 1451 समूह को मुख्यमंत्री 1,87,00,000 रुपए के चेक वितरित किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार की जो भी घोषणाएं होंगी उसे धरातल पर उतारा जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से जुड़ी हुई है। वो लगातार जो स्वरोजगार करती है, उस स्वरोजगार को और मजबूत करने के लिए हमने अभी 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है कि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाज़ारों में आने थे या उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो पूरी तरह से उनका कुछ दिक्कत हो गई जिसके कोरोना महामारी के कारण से, इसलिए हमने पैकेज देकर उनके प्रोत्साहन के लिए किया और आज मैं उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आया हूँ। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जो थे वो गढ़वाल पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आयोजित यूथ सम्मेलन में शिरकत किया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कई प्रतिभागी युवकों को सम्मानित भी किया। तो वहीं अपनी ओछई राजनीति को जारी रखते हुए इस बार भी कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह पर भी आरोप लगाया है और साथ ही श्रीनगर को नगर निगम बनाने के फैसले को गलत भी ठहराया है। मंच के माध्यम से हमारे बीच में दीपक का स्वागत करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में जो युवा कुछ विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाए, उसी के तहत उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है। हमें भी आमंत्रित किया, मुझे खुशी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहां पर हमारे युवा कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये हमेशा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कोटे से हमारे कई साथी टिकट पाए हैं, कई साथी विधायक हुए हैं और ये अनवरत जारी रहेगा। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर पौड़ी जिले के दूरस्थ पिटसैन क्षेत्र में 1 अक्टूबर को पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी अब कमर कस ली है। तो वहीं इस दौरे को लेकर जो है वो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। दरअसल 1 अक्टूबर को पेशावर कांड के महानायक स्वर्गीय वीरचंद सिंह की पुण्यतिथि है और इस मौके पर आकर राजनाथ सिंह 3 करोड़ की लागत से बने स्वर्गीय वीरचंद गढ़वाली
स्मारक द्वार और उनकी मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी जुट गए हैं, जिसके तहत गांव-गांव जाकर धन सिंह रावत लोगों को इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पेशावर कांड के महानायक थे, उनकी पुण्यतिथि है और हमारी सरकार द्वारा एक भव्य स्मारक वहाँ पे बनाया गया है। उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी आ रहे हैं। उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और पूरे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम इसका आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि गढ़वाली जी की याद में एक हमारी सरकार द्वारा जो स्मारक बनाया गया है। 1 अक्टूबर से धान खरीद की सरकार की घोषणा को धरातल पर उतारने को लेकर सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। उधम सिंह नगर की मंडियों में शुरू होने जा रही धान खरीद की तैयारियों को परखने जिले के एडीएम जय भारत सिंह आरएफसी हरवीर सिंह के साथ खटीमा मंडी के दौरे पर पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी प्रमोद कुमार जोशी भी मौजूद रहे। जिले से अधिकारियों को इस दौरान कई कमियां भी नजर आई, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को 2 दिन में पूरा करने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए आरएफसी अधिकारी हरवीर सिंह ने कहा कि उनके पास 1 अक्टूबर से धान खरीद को लेकर पर्याप्त वारदाना है, बाकी धान तोल खोलने के बाद डिमांड के हिसाब से वारदाना की सप्लाई की जाएगी। हमारे पास 1,34,000 बैग्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। बाकी हमारे ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं। जब तक तोल शुरू होगी हमारे ऑर्डर्स पूरे हो जाएंगे। मतलब एक तारीख जहाँ भी जी सारी व्यवस्था सब जगह एडवांस जो है हमारे बैग्स पहुँच चुके हैं। आगे भी जो उनकी आवश्यकताएं होंगी हम पूरी करते हैं। व्यवस्थाओं को परखने के लिए मैं और आरएफसी साहब, हमारे हरवीर जी और डीएसओ और एआर, हम लोगों की टीम यहाँ पर आई हुई है और हम लोगों ने रुद्रपुर से लेके और यहाँ तक हम लोग सभी स्थानों पर देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं या नहीं। कई जगह कुछ व्यवस्थाओं में कमी है, तो अभी 2 दिन का समय है। जितने भी यहाँ प्रभारी हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि इन 2 दिनों के अंदर पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं कर लें। तो वहीं उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के रहने वाले पीयूष भट्टाचार्य ने जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी वीवी की यूजी परीक्षा में 600 में से 472 अंकों के साथ पूरे जनपद में पहला स्थान हासिल किया है। आपको ये बताते चले कि पीयूष ने इस साल बोर्ड परीक्षा में 98.8% अंक के साथ टॉप किया था। तो वहीं पीयूष के पिता नारायण भट्टाचार्य पेशे से एक डॉक्टर हैं और पीयूष की माता प्रीति भट्टाचार्य मेडिकल संचालित करती हैं। इस मौके पर पीयूष का कहना है कि वह भी अपने पिता की तरह डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहता है। पीयूष ने अपने कामयाबी का जो श्रेय है अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। परीक्षा है वो पंतनगर का यूजी कोर्स के लिए मैंने करी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी आई थी एंड उसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई है। सर ये जो भी जर्नी रही मेरी अब तक की, ये सब मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरी दादी और दादाजी और जितने भी मेरे स्कूल के टीचर हैं, नर्सरी से लेके अब तक 12th तक, सबकी वजह से संभव हो पाया है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होता तो ये जर्नी में मुझे बहुत दिक्कत है। जैसा कि आप जानते हैं कि नोज़गे हर एक मुकाम को हासिल करने में फेमस है, चाहे वो गेम्स हों चाहे वो कुछ भी हो। तो इसमें विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आने पर नोज़गे परिवार में खुशी का माहौल है और पहली बार उधम सिंह नगर से कोई बच्चा प्रथम रैंक हासिल किया। तो वहीं प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कोटद्वार पुलिस युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक आरोपी को 560 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बताते चलें कि गिरफ्तार टीम जो है गठित कर चेकिंग अभियान के तहत की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जो जांच है वो अब शुरू कर दी है। तो वहीं उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति की तरफ से मसूरी नगर पालिका परिषद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद के सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसी बीच कॉमरेड शिव प्रसाद देवली भी कार्यक्रम में पहुंच गए और साथ ही शिव प्रसाद देवली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन फिर भी हरक सिंह रावत चुपचाप मुस्कुराते हुए नजर आए। मैंने नालायक शब्द उसके लिए किया, मैंने केवल उसके लिए किया, आप सब लोगों के लिए भी किया। उसमें आप भी नालायक हो, मैं भी नालायक हूँ। इसलिए कहा कि राज्य हम 125 करोड़ लोग, जिन लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनकी आत्मा जरूर देख रही होगी कि हमारे संकल्प को, हमारे सपने को इन नालायकों ने पूरा नहीं किया। तो वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में उत्तराखंड के पर्यटन तीर्थाटन संरक्षण समिति ने गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड वीरेंद्र भंडारी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं वीरेंद्र भंडारी की धर्मपत्नी को शॉल और मेमोंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा पर्यटन तीर्थाटन, पलायन, स्वरोजगार और वन कानून के विषय पर गोष्ठी में आए वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और वक्ताओं ने प्रदेश में नए पर्यटन स्थलों और इको टूरिज्म के विकास के लिए पर्वतीय राज्यों के अनुकूल वन नीति बनाने की आवश्यक संशोधन करने की मांग भी सबके सामने रखी। विकास के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार है। मसूरी के विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और यहाँ के पर्यटन क्षेत्र में हम लोग लगातार जो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वन विभाग है, ऊर्जा है, श्रम है, आयुष है, तो इन विभागों की ओर से कौशल विकास है, इन विभागों की ओर से मसूरी अगले 3-4 महीने, क्योंकि काम करने के लिए 3-4 महीने भले ही कम हो, लेकिन अगर इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, तो 3-4 महीने कम नहीं देंगे। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते देश भर में लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, जिसकी स्थिति ये है कि आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनको दोबारा नौकरी नहीं मिल पाई है। इसी कड़ी में रामनगर की रहने वाली नितिका भट्ट पांडे ने कॉलेज में ब्यूटी पार्लर, सिलाई आदि का काम बच्चों को निःशुल्क सिखाना शुरू किया, ताकि बच्चों को रोजगार के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और खुद का ही काम वो शुरू कर सके। तो वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य हरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि जो बच्चे इस काम को सीख रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। आपको ये बताते चलें कि कहीं ना कहीं ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की एक अच्छी पहल है, जिससे पीएम मोदी को, देश को और देश के लोगों को आत्मनिर्भर का सपना भी जो है अब साकार होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि आजकल देखने में आ रहा है कि हमें जो है स्वावलंबी बनना चाहिए, तो उसके लिए जो है इस तरह की गतिविधियां जरूरी हैं। जैसे कोविड-19 के कारण इतनी पेंडेमिक स्थिति रही और लोगों की जॉब छूट गई, लेकिन उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अगर हम बच्चों को स्वावलंबी या इस तरह की जो है चीजें सिखाएंगे तो उससे जो है कहीं ना कहीं पर जो है भविष्य में जो है इनके रोजगार के लिए भी ये चीजें जो है कारगर साबित होंगी और जिससे अपना जो है जीविकोपार्जन कर सकते हैं। मैं पहले तो सबसे पहले उस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, इष्टदेव अपनी माता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और आज इस लायक बनाया जो मैं इन बच्चों को ये सिखा रही हूँ। और इस विद्यालय के प्रिंसिपल और यहाँ के चेयरमैन जो हैं उनका भी धन्यवाद और चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपनी न्यूज़ में बुला रखा। और मैं आज स्कूल में, हालांकि मैं बहुत सालों से सिखाती हूँ, मेरे खुद के मार्केटों में भी स्टीयर और एपण बहुत बिकते हैं। तो वहीं टोक्यो पैरालंपिक में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले मनोज सरकार को रामनगर के रिसोर्ट में सम्मानित किया गया है। आपको बताते चलें कि पैरा बैडमिंटन खेल की SL3 श्रेणी में कांस्य पदक उन्होंने जीता था। पदक जीतने पर रिसोर्ट के MD कमल त्रिपाठी ने मनोज सरकार को 1 लाख रुपए का चेक देकर पुरस्कृत किया है। तो वहीं मनोज सरकार के साथ उनकी पत्नी रेवा सरकार भी मौजूद रही। तो वहीं इस कार्यक्रम में दर्जनों लोग उपस्थित रहे। देखिए, मुझे लगता है कि हम सब लोग जब स्पोर्ट्स पे अवार्ड्स होते हैं, जब आपके मेडल्स मिलते हैं, तब हम सब लोग बात करते हैं कि हमारे
इंडिया से बहुत कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हम सब इनको भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है मनोज जी ने कल हमें अपनी कहानी सुनाई, बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से ऊपर उठ के उन्होंने हमारे देश को इतना गर्व महसूस करवाया है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे इनको सम्मानित करें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है आज हमारे कार्यक्रम का जो मेन फोकस था वो था हम बच्चों को बुलाएं। देखिए, अगर आप कहेंगे तो मम्मी के बीड़ी बनाने से लेकर मेरे पेंट के काम से लेकर पीओपी के काम से लेकर सब कुछ करा। और आज के टाइम में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो उन सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा जिन लोगों ने कभी मुझे कुछ समझा ही नहीं। आज मैं कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही हूँ। अगर उन्होंने मुझे इग्नोर नहीं करते तो शायद मुझे अंदर से हिम्मत नहीं आती कि मैं कुछ करके दिखाऊँ। तो ये मेडल्स का मतलब कहीं ना कहीं भाग उन लोगों का भी है जिन्होंने मेरे पीछे सेक्रीफाइस करे। तो वहीं नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वीरपुर खुर्द में नसबंदी के लिए मिली भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है। मामला यही नहीं रुका, बल्कि भूमि पर कब्जा कर बहुमंजिला इमारत भी खड़ी कर दी गई। खास बात यह रही कि यह इमारत केवल 120 गज की भूमि पर खड़ी की गई है, जिसमें न तो MDDA से नक्शा पास कराया गया और न ही अग्निशमन विभाग से कोई NOC ली गई है। ऐसी स्थिति में बड़े हादसे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। दरअसल 7/19 में नसबंदी कराने के बदले भूमि का पट्टा देने की योजना जो था वो सरकार की ओर से लागू हुई थी, जिसका लाभ आज भी कई लोगों को नहीं मिला है। तो वहीं जिन लोगों को उक्त योजना का लाभ मिला है उन लोगों की भूमि पर अवैध कब्जे अब शुरू हो चुके हैं। तो वहीं पार्षद ने बताया कि यदि बड़ी दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। तहसीलदार अमृता शर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है। जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं और जांच पूरी होने के बाद ही मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में आया है। पटवारी जी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो पट्टे की शर्तें हैं उनका अनुपालन हुआ है या नहीं, इस चीज़ की जांच कर ली जाए। और पट्टे की जांच में अगर किसी भी प्रकार की शर्तों के उल्लंघन प्रकाश में आता है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। ये था कि हाँ, हमारे वीरपुर खुर्द में कुछ नसबंदियों के पट्टे हुए थे, जिसमें से एक पट्टा अमुक व्यक्ति के नाम था, जिसका नाम और अपने उस पर शिकायत पत्र में मैंने उनका लिख रखा है। और मैंने उसको तहसील प्रशासन को भी और MDDA विभाग को भी सचेत किया था और एक शिकायती पत्र दिया था। उसमें मैंने बताया था कि भाई इस तरीके से एक अवैध निर्माण हो रहा है और अवैध तरीके से भूमि को बेचा गया है। तो वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में एशिया का नंबर 1 संस्थान THDC नए आयाम कायम कर रहा है। इसी क्रम में ऊर्जा को स्टोरेज करने के लिए THDC इंडिया लिमिटेड हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा स्टोरेज की जा सकेगी और निर्यात भी अब किया जा सकेगा। प्रेस वार्ता के दौरान CMD राजीव बिश्नोई ने बताया कि हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट के साथ साथ उत्तराखंड के कई शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे पेट्रोल डीजल से हटकर आमजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अब सफर कर सकते हैं। THDC की जो आने वाली परियोजनाएं हैं उसमें मुख्यतः सोलर पावर, हाइड्रो पावर और हाइड्रोजन स्टोरेज, ये 3 मुख्य जो है क्षेत्र है जहाँ पे THDC अब कार्य करेगा। इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजिकल एक हमारी थिंकिंग है, वो है कार्बन कैप्चर की, जिसमें हम बहुत जल्दी अब अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुरेश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।